हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम 28 से 31, 28, 29, 30 और 31 4 दिन का करंट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी एज यूजुअल ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लगा हुआ है, वहां से भी आप ये ग्रुप ज्वाइन करके ये सारे करंट के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल में बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। ऑप्शन है आपके पास कार्लोस अल्काराज और एलेना रेबाकिना, इगा स्वेटेक और राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और एलेना रेबाकिना और इगा स्वेटेक और कार्लोस अल्काराज। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये जो इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, ये इगा स्वेटेक और राफेल नडाल को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है इन्फोसिस ने। ये इन्होंने इनका जो उद्देश्य है इसके लिए क्या है, इन्होंने डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है इन्फोसिस ने बनाया है। ये जो इगा स्वेटेक हैं ये वर्तमान में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं, महिला टेनिस खिलाड़ी। इनके साथ जो है वो मल्टी ईयर या बहुवर्षीय साझेदारी की है, जबकि टेनिस आइकन राफेल नडाल के साथ इन्होंने 3 वर्ष के लिए ये करार करने की घोषणा की है इन्फोसिस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? पुरस्कार का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, देश का नाम बताना है। ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस और बोलीविया। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये ग्रीस देश का जो पुरस्कार है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, ये प्रधानमंत्री मोदी को पुरस्कार दिया गया है। ये ग्रीस की जो राष्ट्रपति हैं सुश्री कतेरिनी साकेलारोपोलू जो है, इन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया है। बाकी ग्रीस के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं यह उन प्रधानमंत्रियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इस पुरस्कार से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान करते हैं जिन्होंने विशिष्ट पदों पर रहते हुए ग्रीस की स्थिति को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे प्रमुखों को ये पुरस्कार ग्रीस के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा दिया जाता है। ग्रीस की जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सुश्री कतेरिना और साकेलारोपोलू। ठीक है, ये इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM माइक्रोसाइट संचालित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन है मिजोरम, असम, मेघालय और सिक्किम। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, मिजोरम इसका जो है वो सही जवाब है। मिजोरम में ये माइक्रोसाइट जो है वो संचालित की गई है, पहली बार ये संचालित की गई है। ये क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आइजोल, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, यहाँ पर 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत पहला ABDM माइक्रोसाइट जो है वो लॉन्च किया है। ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है ये 100 माइक्रोसाइट्स परियोजनाएं जो है वो लॉन्च करने वाला है और पहली परियोजना मिजोरम में लॉन्च की गई है। इसके तहत क्षेत्र में निजी क्लिनिक या प्राइवेट क्लिनिक, छोटे अस्पताल और प्रयोगशालाओं सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को ABDM सक्षम बनाया जाएगा और मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा देश भर में स्वास्थ्य देखभाल डिजिटलीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसाइट्स की अवधारणा की परिकल्पना की गई है। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल जो है या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इनके डिजिटाइजेशन के लिए ये माइक्रोसाइट्स की जो है परिकल्पना आई हुई है, जिसके तहत जो है उस क्षेत्र के जो निजी क्लिनिक हैं, छोटे अस्पताल हैं, प्रयोगशालाएं हैं, इन सभी सुविधाओं को क्या किया जाएगा, इस वेबसाइट के जो माइक्रोसाइट्स हैं इनके सक्षम बनाया जाएगा और मरीजों को डिजिटल सेवाएं जो है वो प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हाल में चाबहार बंदरगाह मुद्दे में उपयोगकर्ताओं और ऑपरेटरों के बीच विवादों के लिए वाणिज्यिक विदेशी मध्यस्थता प्रावधान को हटाने पर सहमत हुआ है। यह बंदरगाह स्थित है, आपको बताना है ये चाबहार बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है इराक, ईरान, अफगानिस्तान और तुर्की। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन बी। ये जो बंदरगाह है वो ईरान में स्थित है। चाबहार बंदरगाह जो है वो ईरान में स्थित है और ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें भारत और ईरान के बीच वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश चाबहार बंदरगाह से संबंध में विदेशी अदालतों में मध्यस्थता के प्रावधान को
हटाने पर सहमत हुए हैं। अर्थात अगर देशों के बीच में कोई विवाद होता है, ठीक है, कोई कॉमर्शियल मैटर पर कोई विवाद होता है, तो अब वो विवाद जो है वो देश जो है वो आपसी समझौते के तहत सुलझा लेंगे। उसके लिए विदेशी अदालतों की ओर भागने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जिससे क्या होंगे, देशों के वाणिज्यिक संबंध जो है वो अधिक प्रगाढ़ होने की संभावना है। दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के तहत मध्यस्थता को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, ठीक है। एक यहाँ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के बेसिस पर ही जो है वो मध्यस्थता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह से जुड़े एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो सकता है। बाकी कुछ डिटेल्स जो है वो चाबहार बंदरगाह के बारे में भी है। ये चाबहार बंदरगाह जो है ये ओमान की खाड़ी के निकट के तट पर स्थित एक बंदरगाह है। यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का ये बंदरगाह है, क्योंकि यह पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत को ईरान और अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी क्या है प्रदान करता है। भारत को ईरान और अफगानिस्तान पहुंचने के लिए जो है वो पाकिस्तान वाले रूट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत जो है वो डायरेक्टली ईरान और वहां से अफगानिस्तान तक पहुंच सकता है, ठीक है। और ये जो बंदरगाह है इसको भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया है। ये तीनों देशों की जो है वो संयुक्त परियोजना है, चाबहार बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जापान ने जो है वो अपने उपचारित रेडियोधर्मी पानी जो है वो रेडियो एक्टिव वाटर जो है इसको प्रशांत महासागर में छोड़ना स्टार्ट किया है। ये जो जापान का फुकुशिमा परमाणु संयंत्र है वहां से इन्होंने ये जो है रेडियोधर्मी पानी जो है इसमें प्रशांत महासागर में छोड़ा है। करीब ये 10 लाख टन से अधिक पानी अगले 30 वर्षों में इसमें प्रशांत महासागर में छोड़ा जाएगा। जो वर्ष 2011 में जो भीषण भूकंप और सुनामी आया था, तो उसके बाद फुकुशिमा दाइची जो परमाणु रिएक्टर है इसके जो है वो 3 रिएक्टर प्रभावित हुए थे, और वहां पर जो श्रमिक थे उन्होंने जो पिघले हुए ईंधन को ठंडा करने के लिए वहां पर समुद्री पानी को इसमें रिएक्टरों में भर दिया था। अब उसी पानी को धीरे धीरे क्या है प्रोसेस करके उपचारित करके क्या कर रहा है जापान जो है वो प्रशांत महासागर में इस पानी को छोड़ रहा है, ठीक है। ये काफी विवाद में भी रहा है, काफी देश इसको ऑब्जेक्ट भी कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना पहली बार ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में भाग ले रही है। यह अभ्यास आयोजित हो रहा है, आपको देश बताना है कहाँ आयोजित हो रहा है। ऑप्शन है मिस्र, अमेरिका, कतर और यूएई। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये जो ब्राइट स्टार 23 है ये अभ्यास जो है वो मिस्र में आयोजित हो रहा है और इसमें भारतीय वायुसेना जो है भाग ले रही है। ये आयोजन जो है वो 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक काहिरा, वेस्ट काहिरा या पश्चिमी काहिरा एयरबेस मिस्र में आयोजित होने वाला है। ये भारतीय वायुसेना जो है वो पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा ले रही है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के अलावा अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की टुकड़ी भी इसमें हिस्सा लेगी। इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो संयुक्त अभियानों की योजना और कार्यान्वयन का अभ्यास करना है। इसके अलावा भारत और मिस्र ने अपने सशस्त्र बलों के बीच नियमित अभ्यास के साथ अपने रक्षा संबंधों को बढ़ाया है। भारत कई देशों के साथ जो है वो लगातार क्या करता है रक्षा अभ्यास करता है, उसमें मिस्र भी एक देश है जिसके साथ भारत के जो नियमित रूप से अभ्यास जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जयंत महापात्र का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है इतिहासकार, वैज्ञानिक, लेखक और राजनेता। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जयंत महापात्र जो है एक रिनोन्ड लेखक हैं, या जाने माने जो है वो लेखक हैं, ठीक है। इनको ये अंग्रेजी के कवि हैं, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में कवि हैं, और इनका जो 95 वर्ष की आयु में कटक में इनका निधन हुआ है हाल में। उन्हें अपनी कविता रिलेशनशिप के लिए वर्ष 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्होंने उड़िया साहित्य की पहुंच अधिक लोगों तक पहुंचाई है, ठीक है, उड़ीसा से संबंधित हैं। और स्वयंवर और अदर पोयम ऑफ फादर्स आवर्स और आ रेन ऑफ राइट्स जयंत महापात्रा की अन्य उल्लेखनीय कृतियां हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट इसमें होगा आपके लिए वो है कि ये लेखक हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं और उड़ीसा से संबंधित हैं। उड़िया साहित्य की इन्होंने पहुंच जो है वो अधिक लोगों तक पहुंचाई है, इसको बढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है, दूसरी बार इनका जो है वो नियुक्ति या जो इनका चयन हुआ है, आपको नाम बताना है। ऑप्शंस है क्रिस हिपकिंस, एंथनी अल्बानीज, सितविना राबुका और एमरसन मनांगवावा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, एमरसन मनांगवावा जो है वो जिम्बाब्वे के दोबारा राष्ट्रपति जो है वो चुन लिए गए हैं। इसके अलावा अभी अन्य देशों में जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो उनमें नाम लिखे हैं। ब्रिटेन में जैसे ऋषि सुनक चुने गए हैं, स्वीडन में उल्फ क्रिस्टेंसन चुने गए हैं, ये पापुआ न्यू गिनी में जेम्स मारापे चुने गए हैं। तो इस तरह से ये नाम आप देख लीजिए। कई बार ये क्या होता है, 4 का क्वेश्चन आ जाता है, 4 देशों के नाम दे दिए जाएंगे और उनके राष्ट्र प्रमुख के नाम आपसे दे दिए जाएंगे और मिलाने के लिए आ जाता है। कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। जो जब आपका एग्जाम हो उससे पिछले 6 महीने में जिन जिन राष्ट्रों के नए जो राष्ट्र प्रमुख जो हैं जो चेंज हुए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो जेवलिन, ये नीरज चोपड़ा जो है वो जेवलिन या भाला फेंकते हैं, तो कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में जेवलिन में अभी तक किसी ने स्वर्ण नहीं जीता था। ऑप्शंस हैं 87.23 मीटर, 87.94 मीटर, 88.17 मीटर और 88.46 मीटर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये 88.17 मीटर जो है वो जेवलिन थ्रो करके नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में क्या है स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। ये प्रतियोगिता जो है वो हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित हुई है और 28 अगस्त को विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। ये नीरज चोपड़ा जी जो हैं ये विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले या स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। ठीक है, ये प्रथम स्थान तो इन्होंने प्राप्त किया है। बाकी द्वितीय स्थान पर जो है वो पाकिस्तान के अरशद नदीम है, इन्होंने 87.82 मीटर थ्रो करके जो है वो सिल्वर मेडल या रजत पदक जीता है। इसके अलावा चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं जैकब वॉल्डेच, ठीक है, इन्होंने 86.67 मीटर थ्रो करके कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल या तृतीय स्थान जो है इसमें हासिल किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2024 में G20 की मेजबानी के लिए B20 की अध्यक्षता निम्न में किस देश को सौंपी है। G20 जिसको आप ग्लोबल 20 बोलते हो, वैसे B20 जो है ये बिजनेस 20 है। ठीक है, तो ये आपको बताना है किस देश को सौंपी है। ऑप्शन है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और यूएई। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये B20 की अध्यक्षता भी जो है G20 के साथ साथ ब्राजील को सौंपी हुई है भारत ने। ठीक है, अभी रिसेंटली ये क्या है, G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत की B20 प्रेसिडेंसी ने वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम के तहत जो है वो काम किया है लगातार। इसके अलावा भारत ने रेज RAISE जिसका फुल फॉर्म है जिम्मेदार, त्वरित, अभिनव, टिकाऊ और न्याय संगत व्यवसाय विषय पर 25 से 27 अगस्त तक 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ये B20 जो शिखर सम्मेलन हुआ है ये 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन था और इसकी थीम जो है वो रेज रही है। बाकी इस B20 का जो लक्ष्य है वो आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकताओं पर ठोस कार्रवाई योग्य नीति सिफारिशें प्रदान करना है। इस B20 की जो स्थापना हुई है वर्ष 2010 में हुई है और यह G20 में सबसे प्रमुख सहभागिता समूह में से एक है जिसमें कंपनियां और व्यावसायिक संगठन जो हैं वो भागीदार हैं। ठीक है, तो ये B20 हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, G20 से तो क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है। उसी का एक जो है वो पार्ट है B20 जिसको बिजनेस 20 भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु सिंचाई या मीडियम जो है इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं योजनाओं पर छठी जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई परियोजनाएं जो है चलाने वाला राज्य है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, जो सबसे अधिक लघु सिंचाई परियोजनाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित की जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब जो 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं जो है वो भारत में दर्ज की गई हैं। ठीक है, जिनमें से 21.93 मिलियन या 94.8% परियोजनाएं वो भूजल पर आधारित हैं और 1.21 मिलियन या 5.2% जो परियोजनाएं हैं वो सतही जल या सरफेस वाटर पर बेस्ड हैं। जब इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं चलाता है। इसके बाद जो द्वितीय स्थान है वो महाराष्ट्र का है, तृतीय स्थान मध्य प्रदेश और चतुर्थ स्थान जो है वो तमिलनाडु का
आता है। ये एटलीस्ट आप 3 याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। बाकी सतही जल योजनाओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड की हिस्सेदारी जो है वो सबसे अधिक। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो यूपी फर्स्ट नंबर पे है, जबकि अगर आप जो ग्राउंड वाटर पे देखेंगे, सतही जो सरफेस वाटर पे देखेंगे, तो उसमें महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष स्थान पर है। ओवरऑल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश और सरफेस वाटर में महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा और स्पेस एक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले गया है, इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शंस हैं जैस्मीन मोगवेली, एंड्रियोस मोगेनसन, सातोशी फुरुकावा और रैयाना बर्नावी, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये रैयाना बर्नावी जो है वो इस मिशन में जो है वो शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों लोग जो हैं वो ये नासा और स्पेस एक्स का जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है उसकी क्रू के ये लोग मेंबर हैं, ठीक है। ये लोग जो है वो फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ले जाया गया ड्रैगन अंतरिक्ष यान जो है वो फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना हुआ है। क्रू 7 की कमान जो है वो अमेरिकी जैस्मीन मोगवेली संभाल रही हैं और इसमें डेनमार्क के एंड्रियास मोगेनसन, जापान के सातोशी फुरुकावा और रूस के कॉन्स्टेंटिन बोरिसोव जो है इसमें शामिल है। 4 लोग जो हैं टोटल शामिल हैं। यह दल जो है वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है वो 6 महीने का समय बिताएगा और मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह समझना है कि क्या सूक्ष्म जीव अंतरिक्ष में जीवित रह सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। ये जो है वो इस मिशन का जो है वो उद्देश्य है। यहाँ आंसर में ये नाम जो है वो गलत लिख गया है। मैं इसको जब पीडीएफ आपको अपलोड करेंगे तो वहां पर ये आंसर चेंज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को किस नाम से जाना जाएगा? जिस स्थान पर जो है वो चंद्रयान का जो लैंडर है, विक्रम लैंडर जो लैंड हुआ है, उस लैंडिंग साइट को किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन है तिरंगा पॉइंट, शिव पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट और शक्ति पॉइंट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। इसका जो नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका नाम जो है वो दिया गया है, ठीक है। 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि जिस पॉइंट पर जो है चंद्रयान 3 का लैंडर जिसका नाम विक्रम है ये चंद्रमा पर उतरा है उसे शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा जो चंद्रयान 3 के जो रोवर ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं उसे जो है तिरंगा कहा जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ चंद्रयान 3 लैंडर की लैंडिंग की स्मृति में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब आगे से प्रतिवर्ष जो है वो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये चंद्रयान 3 को लेके आप एक कंसोलिडेटेड नोट बना लीजिए। जितने भी फैक्ट आ रहे हैं वो सारे आप एक जगह लिख लीजिए, बिकॉज चंद्रयान 3 जो है ये इस वर्ष परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो जरूर आएगा, ठीक है। और जब चूंकि इतना ज्यादा इस पर एम्फेसिस कर रहे हैं सभी लोग, तो इस वजह से कोई नॉर्मल या सीधा सीधा फैक्ट नहीं पूछेगा। कुछ जो है हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी आपसे पूछा जाए। तो ये डेट जो 23 अगस्त है ये भी इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमलेस M4T, ठीक है। सीमलेस M4T नाम से एक उन्नत बहुभाषी मल्टी मॉडल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और मेटा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये मेटा ने सीमलेस M4T नाम से एक ये AI जो है अनुवाद या ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है। इसमें क्या है, स्पीच टू टेक्स्ट, मतलब आप बोल के उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पीच टू स्पीच मतलब आप बोलेंगे और वो कन्वर्ट करके आपको बोल के ही सुनाएगा। टेक्स्ट टू स्पीच आप लिख के देंगे उसको और वो आपको बोल के सुनाएगा। और टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट को टेक्स्ट में ही कन्वर्ट करके ये अनुवाद सहित कई कार्य कर सकता है, ठीक है। जैसे आप लोग गूगल से भी ट्रांसलेट करते हैं। यह लगभग 100 भाषाओं का समर्थन करता है और विविध भाषाई आवश्यकताओं को वाक्य पहचान, अनुवाद और संश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। इसको प्रोसेस भी कर सकता है, इसको ट्रांसलेट कर सकता है और इसकी पहचान भी कर सकता है कि ये आप किस भाषा में इसको बोल रहे हैं, ठीक है। यह लगभग 100 इनपुट भाषाओं और लगभग 35 आउटपुट भाषाओं में स्पीच टू स्पीच का अनुवाद कर सकता है। इसका जो एरिया है वो ज्यादा वास्ट है, बहुत अधिक भाषाओं को इसमें शामिल किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने देशों को ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन है 6, 8, 5 और 7। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है
ये 6 देशों को ब्रिक्स के नए सदस्य देशों के रूप में शामिल करने के लिए सहमति बनी हुई है। ये 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो 24 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ है। ये कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार व्यक्तिगत रूप से या फिजिकल पार्टिसिपेशन पर यह शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। मतलब जो राष्ट्र प्रमुख हैं इन्होंने वर्चुअली भाग न लेके ये लोग दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इन्होंने फिजिकली वहां पर भाग लिया है। ये कोविड-19 के बाद पहली बार ब्रिक्स का फिजिकल पार्टिसिपेशन के साथ शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसमें जो नए 6 देश जो है वो सदस्य बनने हैं वो है ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना और इथोपिया। ये जो सभी देश हैं 6, ये 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स के नए सदस्य बन जाएंगे। इसके पहले ब्रिक्स का जो विस्तार हुआ था वो वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के साथ हुआ था। ठीक है, तो 2010 से अब 2023 में ये डिसीजन हुआ है कि 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 6 देश जो हैं वो और ऐड कर लिए जाएंगे। ब्रिक्स का जो क्षेत्र है और ज्यादा विस्तारित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शटलर जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनका नाम बताना है। बी साई प्रणीत, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और HS प्रणय। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये HS प्रणय ने क्या किया है, BWF विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, ये जो इन्होंने प्रणय जो हराया है वो है कुल्लाबुत विटेटसन ने सेमीफाइनल में HS प्रणय को 21-18, 13-21, 14-21 से हराया है। बाकी यह विश्व चैंपियनशिप में जो है वो भारत का 14वां पदक है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन या BWF विश्व चैंपियन में चीन सबसे सफल टीम है, मतलब सबसे ज्यादा पदक जो है वो चीन के पास है। भारत के पास जो है इसमें 14 पदक हैं और इसमें जो HS प्रणय ने क्या किया है, ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 अगस्त, 29 अगस्त, 28 अगस्त और 26 अगस्त। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो खेल दिवस मनाया जाता है ये हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ये जो मेजर ध्यानचंद है इन्होंने ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता हुआ है। उनकी जयंती पर यह खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो खेल दिवस है इसका विषय रहा है खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाता है। ये इस दिवस का जो है वो थीम रहा है। बाकी इंपॉर्टेंट जो है ये मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जो है वो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस इंडेक्स या ऑस इंडेक्स जो है सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण किन देशों की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं भारतीय नौसेना और रॉयल ब्रिटिश नेवी, भारतीय नौसेना और अमेरिकन नेवी, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और भारतीय नौसेना और फ्रांस नेवी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये ऑस इंडेक्स जो है वो भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच का। ठीक है, ये जो इसका आयोजन हुआ है ये सिडनी में 5वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है। इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियन रॉयल नेवी या ऑस्ट्रेलियाई नौसेना जो है इनके बीच घनिष्ठ संबंधों की और अंतर संचालनीयता की क्या करना है, पुष्टि करना है। तो ये इसका थीम रहा हुआ है। ठीक है, बाकी आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। जो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको नए कंटेंट के बारे में टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। और ये फ्री पीडीएफ्स के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से ये सारी आपको फ्री पीडीएफ्स, इसके अलावा मंथली मैगजीन, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी सारे वहां से आपको मिल जाएंगे। तो आज इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।